किसी ने बहुत सही बात कही है कि अगर आवाज ऊंची हो ना तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा में कुछ ऐसी ही ऊंची और बहुत ही गहरी बात होने वाली है। हाँ, तो स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में। आज हम द जेनेसिस ऑफ नैरेटिव स्रोत से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये इंसान के दिमाग का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि रात का समय है, एकदम सुनसान सड़क है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसे में सड़क के किनारे पैसों से भरा एक खुला बैग मिल जाए। हाँ, एकदम सही। तो उस एक पल में जब कोई हमें नहीं देख रहा होता है ना, तो दिमाग में जो सबसे पहला विचार आता है असल में वही हमारा सबसे सच्चा चरित्र होता है। सही बात है। और हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इसी एक पल, इसी एक सोच पर टिका हुआ है। इस कहानी में वैसे तो एक 24 साल के अनाथ युवक और एक बूढ़े फकीर का सफर है, लेकिन असल में ना ये इंसान के दिमाग में जो लालच, इंसानियत और नैतिकता का जो टकराव चलता है, ये उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। देखिए, जो आपने ये सुनसान सड़क वाला उदाहरण दिया ना, वो इस कहानी के मूल ढांचे को बहुत अच्छे से समझा देता है ना? हम अक्सर मानते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारी ज्यादातर ईमानदारी सिर्फ समाज के डर या असामाजिक नियमों के दबाव का नतीजा होती है। मतलब लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम ईमानदार बने रहते हैं। बिल्कुल। इस कहानी के जरिए हम यही समझेंगे कि जब वो दबाव हट जाता है, जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है ना, तब उसका दिमाग कैसे काम करता है। उसका वो जो सर्वाइवल वाला हिस्सा है वो नैतिकता पर भारी पड़ने लगता है। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये दिखा रहा है कि हमारा दिमाग खुद को सही साबित करने के लिए कैसे कैसे तर्क गढ़ लेता है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि एक 24 साल का लड़का है, उसके माता पिता है नहीं, और वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। हाँ, अगर उसकी दिनचर्या को देखें तो वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है। सुबह उठना, सेठ की चाकरी करना, पैसे कमाना, घर आकर खुद खाना बनाना और फिर थक कर सो जाना। बिल्कुल। और अगले दिन फिर से वही सब शुरू। ये जिंदगी कम और एक थका देने वाला लूप ज्यादा लगता है मुझे तो। अब बहुत ही संघर्ष भरा जीवन है उस नौजवान का। हाँ, और फिर इसी लूप के बीच ना उसकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से होती है। फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी ठेले लादकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। और वो काफी थक चुका है, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो इस नौजवान को रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरा एक ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा दोगे? और इसके बदले में वो उसे 3 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कहता है। अब देखिए, यहाँ रुककर थोड़ा सोचने वाली बात है। एक लड़का जो पाई पाई के लिए मोहताज है, उसे अचानक 3 सोने के सिक्के ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे तो ये आजकल की वो जो गिग इकोनॉमी होती है ना, हाँ, बिल्कुल वैसा लग रहा है। गिग इकोनॉमी? हाँ। मतलब आप किस तरह से जोड़ रही हैं इसे? मतलब मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय है जो दिन भर धूप में 100 रुपए के लिए काम कर रहा है, और अचानक कोई उसे एक छोटा सा बक्सा देकर कहे कि भाई इसे अगले मोहल्ले में पहुंचा दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि इस बक्से में कुछ गैर कानूनी तो नहीं है, ये अजनबी इतना पैसा क्यों दे रहा है? बिल्कुल, इंसान तुरंत शक करेगा। पर इस कहानी में देखिए, एक फकीर जिसने मोह माया छोड़ दी हो, वो सोने के सिक्के बांट रहा और भारी ठेले ढो रहा है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो लड़का इस पर सवाल क्यों नहीं उठाता? यहीं पर ना मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब जरूरत बहुत बड़ी होती है ना, तो इंसान का दिमाग जानबूझकर उन सवालों को दबा देता है। अच्छा, मतलब वो सच्चाई देखना ही नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि वो सवाल उस अवसर को खतरे में डाल सकते हैं। लड़के का दिमाग उस फकीर के हुलिये और उसके पास मौजूद धन के बीच का जो विरोधाभास है, उसे देख तो रहा है, लेकिन उसका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हाँ, वो उस तर्क पर हावी हो जाता है। एकदम सही। अगर वो सवाल पूछेगा तो शायद उसे वो ठेला ना मिले और वो 3 स्वर्ण मुद्राओं का मौका हाथ से निकल जाए। तो वो खुद को समझा लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बस काम से मतलब है, ठेला पहुंचाना है बस। बिल्कुल, इसे हम प्रेरित अज्ञानता या मोटिवेटेड इग्नोरेंस कह सकते हैं। इंसान वही देखना चाहता है जो उसके फायदे का हो। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब जरूरत इतनी हावी है कि शक के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हाँ, और ये 3 सोने के सिक्के उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उस सेठ की गुलामी से बाहर निकलने का एक सपना है।
अब कहानी आगे बढ़ती है, लड़का वो ठेला उठा लेता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि भाई ये ठेला तो बहुत भारी है। हाँ, तो वो फकीर से पूछता भी है कि इसमें आखिर है क्या। और फकीर बड़ी शांति से जवाब देता है कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़का एक पल के लिए सोचता है कि अरे ये फकीर तो कोई बड़ा व्यापारी लगता है। लेकिन फिर वही बात, वो इस विचार को झटक देता है और अपनी धुन में आगे बढ़ने लगता है। हाँ, पर असली मनोवैज्ञानिक खेल तब शुरू होता है जब वो दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का किनारा इस कहानी का सबसे अहम पड़ाव है। इसे हम एक शिफ्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ से कहानी का पूरा जो संदर्भ है वो एकदम बदल जाता हाँ, है। बिल्कुल। नदी के पास आकर फकीर अपनी बेबसी जाहिर करता है। वो कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, 2 ठेलों के साथ नदी पार नहीं कर सकता, कहीं पैर फिसल गया तो मुश्किल हो जाएगी। और वो लड़के से आग्रह करता है कि तुम मेरा दूसरा ठेला भी उठा लो, मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। जो लड़का अब तक सिर्फ पैसों के लिए वो भारी बोझ उठा रहा था ना, वो अचानक कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, वो कहता है कि अगर आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा और आपको दूसरे गांव तक पहुंचाऊंगा। और इसके ठीक बाद फकीर बताता है कि इस दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। मुझे ना ये बदलाव थोड़ा अटपटा लगा। अटपटा क्यों? मतलब एकदम से ये निस्वार्थ भाव कहाँ से आ गया? अभी तक तो वो पैसों के लिए काम कर रहा था। देखिए, ये अटपटा नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर छिपे एक बहुत ही बेसिक स्वभाव को दर्शाता है। अच्छा, किस तरह का स्वभाव? हम इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी हैं। हमारे भीतर 2 तरह के व्यवहार एक साथ काम करते हैं। एक है लेन देन वाला व्यवहार, जिसे हम ट्रांजैक्शनल बिहेवियर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है मानवीय व्यवहार, जिसे प्रो सोशल बिहेवियर कहा जाता है। जब सफर शुरू हुआ था तब उनके बीच एक विशुद्ध लेन देन का रिश्ता था। हाँ, कि तुम मेरा सामान उठाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन नदी तक आते आते लड़के ने फकीर की उम्र, उसकी थकान और उसकी लाचारी को बहुत करीब से देखा। तो जब कोई कमजोर या बूढ़ा इंसान हमारे सामने मदद मांगता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो हमें मदद करने के लिए प्रेरित करता है। एकदम सही। अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए मेरा एक दोस्त मुझे फोन करके कहता है कि यार मेरी नाइट शिफ्ट में मेरी मदद कर दे, मैं तुझे एक बड़ा पिज्जा खिलाऊंगा। हाँ, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। बिल्कुल, मैं पिज्जा के लिए जा रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ और देखती हूँ कि वो सच में बहुत परेशान है, पसीने से लथपथ है और काम के बोझ से दबा हुआ है, तो उस वक्त दिमाग से वो पिज्जा वाली बात बिल्कुल गायब हो जाएगी। हाँ, मैं उससे कहूंगी कि भाई तू बैठ जा, मैं तेरा काम कर देती हूँ, मुझे तेरा पिज्जा वीजा नहीं चाहिए। क्या यहाँ भी वही हो रहा है? ये उदाहरण इस सिचुएशन पर पूरी तरह फिट बैठता है। जब आप किसी को परेशान देखते हैं ना, तो आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भौतिक इनाम से हटकर आत्मसंतुष्टि पर आ जाता है। मतलब किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है उस पर। हाँ, लड़के के साथ भी रही हुआ। उसने देखा कि ये बूढ़ा आदमी सच में नदी पार नहीं कर पाएगा। यहाँ स्रोत ने बहुत ही होशियारी से ये साफ कर दिया है कि हमारा मुख्य पात्र ना कोई बुरा इंसान नहीं है, उसके अंदर एक बहुत ही गहरी इंसानियत है। और ये जानना सुनने वालों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो शुरू से ही चोर होता तो आगे जो भी होने वाला है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। सही कहा। और आगे जो होने वाला है वो सच में इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। नदी पार हो जाती है और अब दोनों ठेलों का भारी वजन उस नौजवान के कंधों पर है। एक में तांबा है, दूसरे में चांदी। हाँ, और अब वे एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान है। भीड़ खत्म, शोर खत्म, अब वहाँ सिर्फ वो दोनों हैं। और इस सन्नाटे में उस भले लड़के के दिमाग में एक शोर शुरू हो जाता है। विचार आने लगते हैं कि ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये बूढ़ा मुझे पकड़ थोड़ी पाएगा। हाँ, आसपास कोई है भी नहीं जो इसकी मदद करे। और फिर वो भविष्य के सपने बुनने लगता है। इतने सारे सिक्कों से मैं एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। वो यहाँ तक सोच लेता है कि ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही नहीं रख लेता हूँ। इस हिस्से को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि नैतिक शून्यता या मॉरल वैक्यूम क्या होता है। बिल्कुल, जब हम समाज के बीच होते हैं तो हर इंसान पर एक अदृश्य दबाव होता है। पुलिस का डर, बदनामी का डर, आस पड़ोस के लोगों की नजरें। इसे हम सामाजिक घर्षण या सोशल फ्रिक्शन कह सकते हैं। यही चीज हमें गलत काम करने से रोकती है। लेकिन सुनसान सड़क पर वो सारा फ्रिक्शन अचानक से शून्य हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, जब जोखिम शून्य हो जाता है तो दिमाग तुरंत अपने फायदे और नुकसान का नया हिसाब लगाने लगता है। पर पता है मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर होती है?
उस लड़के के तर्कों पर। वो खुद से ये नहीं कह रहा है कि मैं एक चोर बनने जा रहा हूँ। कोई इंसान खुद को कहानी का विलेन नहीं मानना चाहता ना। हाँ, वो लड़का इसे कितनी सफाई से रैशनलाइज कर रहा है। वो एक तरह का अर्थशास्त्री बन गया है। वो सोच रहा है कि इन सिक्कों का बेहतर उपयोग कौन कर सकता है। बिल्कुल, एक बूढ़ा फकीर जिसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, या एक युवा लड़का जिसे अपना भविष्य बनाना है। वो चोरी को चोरी नहीं बल्कि संसाधनों के सही बंटवारे का नाम दे रहा है। ये मानवीय दिमाग का बहुत ही खतरनाक खेल है ना? यही लालच की सबसे बड़ी खूबी है। लालच कभी भी ये कहकर नहीं आता कि मैं बुरा हूँ, मुझे अपना लो। हाँ, वो तो एक वकील की तरह आता है जो बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण तर्क पेश करता है। लड़के का दिमाग उसके जो दबे हुए सपने हैं ना, जैसे दुकान, व्यापार, उस सेठ से आजादी, उनका इस्तेमाल करके उसकी नैतिकता को किनारे कर रहा है। वो खुद को ये विश्वास दिला रहा है कि वो जो करने जा रहा है वो गलत नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। गुमनामी इंसान को उसके सबसे गहरे और स्वार्थी प्रलोभनों का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर एक चोर बैठा है जो बस एक सुनसान सड़क और सही मौके का इंतजार कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि जब वो लड़का ये सब सोच रहा होता है ना, तो एक पल के लिए लगता है कि बस अब वो भागने ही वाला है, वो उन ठेलों को लेकर भाग जाएगा। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आता है। बिल्कुल। भागने से ठीक पहले उसे अचानक खुद पे बहुत आश्चर्य होता है। उसे अपनी ही सोच से एक तरह की घिन आने लगती है। वो खुद को रोकता है और सोचता है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ। हाँ, वो सोचता है कि फकीर बाबा ने न जाने कहां से क्या क्या सहकर ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनकी मजबूरी का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो अपनी ख्यालों को झटक देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे स्रोत में ये कहानी बस यहीं आके ठहर जाती है। हाँ, स्रोत में आगे क्या हुआ, वो गांव पहुंचा या नहीं, फकीर ने पैसे दिए या नहीं, ये सब गायब है। स्रोत में सिर्फ एक लाइन लिखी है कि इस कहानी को पूरा करें। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों। असल में इस कहानी का इस तरह बीच में रुक जाना ही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। कैसे? अगर लेखक चाहता तो इसे एक पारंपरिक अंत दे सकता था। लड़का गांव पहुंचता, फकीर खुश होकर उसे इनाम देता और कहानी खत्म हो जाती। हाँ, एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन वैसा अंत सिर्फ एक उपदेश बनकर रह जाता। कहानी का यहाँ ठहरना हमें ये बताता है कि जो बाहरी सफर था ना, एक शहर से दूसरे गांव तक का, वो तो सिर्फ एक बहाना था। मतलब असली सफर तो उस लड़के के दिमाग के अंदर चल रहा था। एकदम सही। जिस पल उसने अपने उस लालची विचार को हरा दिया, उसका असली सफर पूरा हो गया। वाओ, ये बहुत ही गहरी बात है। मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना। जब वो लड़का अपने लालच में बह रहा था, तब वो अपनी भावनाओं के कंट्रोल में था। लेकिन जब वो अचानक रुका और उसने सोचा कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, तो उसने खुद को अपने ही विचारों से अलग कर लिया। उसने एक दर्शक की तरह अपनी सोच को देखा और पाया कि ये गलत है। बिल्कुल। उस सुनसान सड़क पर जहाँ उसे रोकने वाला कोई कानून नहीं था, वहाँ उसकी खुद की अंतरात्मा ने एक कानून का काम किया। उसका वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, जो उसे चोरी करने के लिए उकसा रहा था, वो अंततः उसकी मानवीय करुणा के सामने हार गया। हाँ, इंसानियत की जीत हुई। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये समझ आता है कि हमारी नैतिकता की असली कसौटी ये नहीं है कि हमारे मन में कभी कोई बुरा विचार ना आए। बुरा विचार आना या लालच आना बहुत ही प्राकृतिक है। हाँ, जैसे जब भी इंसान को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसका दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है। लेकिन चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि पहली सोच क्या थी। चरित्र इस बात से तय होता है कि जब वो सोच आई तो क्या इंसान ने उस पे अमल किया या उसने रुक कर खुद को सुधारा। और यही वो बात है जो ये स्रोत हमें समझाना चाहता है। ये जो निर्देश है ना कि कहानी को पूरा करें, यह असल में एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। मतलब कहानी का नायक कोई और नहीं, हम खुद हैं। बिल्कुल। हम में से हर कोई कभी न कभी ऐसी सुनसान सड़क पे खड़ा होता है जहां हमारे पास किसी दूसरे की मेहनत या मजबूरी का फायदा उठाने का मौका होता है। और उस वक्त कहानी का अंत इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने उस अवसरवादी तर्क की सुनते हैं या अपने अंदर की उस आवाज की जो हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं। सही कहा आपने। मतलब बुरे विचार आना एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उन्हें रोकना इंसान की अपनी चॉइस है। लड़के ने तांबे और चांदी का बोझ तो उठाया, लेकिन उसने लालच का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है।
चलिए इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बताइए। हमने उस लड़के के नजरिए से तो सब कुछ देख लिया, लेकिन क्या हमने उस फकीर के बारे में ठीक से सोचा? फकीर के बारे में मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? इस पूरी यात्रा में उस 24 साल के लड़के ने पहला तांबे का ठेला उठाया, फिर नदी के पास उसने दूसरा चांदी का ठेला भी अपनी पीठ पर ले लिया। लेकिन जरा शुरुआत को याद कीजिए। फकीर के पास 3 ठेले थे। अरे हाँ, 2 ठेले तो लड़के ने ले लिए, लेकिन एक तीसरा ठेला अभी भी उस बूढ़े फकीर की पीठ पर था। बिल्कुल। अगर पहले ठेले में तांबा था और दूसरे ठेले में चांदी, तो जरा सोचिए उस तीसरे ठेले में क्या रहा होगा। क्या उसमें सोना था या फिर कुछ और? ये तो एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। वो तीसरा ठेला इस कहानी का असली रहस्य है। और यही रहस्य ना इस कहानी के मायने ही बदल देता है। सोचने वाली बात है कि क्या वो सच में कोई फकीर था? हाँ, कोई भी आम इंसान इतनी आसानी से किसी अजनबी को ये क्यों बताएगा कि उसके पास चांदी और तांबा है, वो भी तब जब वो बिल्कुल सुनसान रास्ते पर हो? क्या ये संभव नहीं है कि वो फकीर वास्तव में कोई व्यापारी या आम बूढ़ा था ही नहीं? क्या वो जानबूझकर कदम दर कदम उस लड़के की परीक्षा ले रहा था? ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया इस कहानी को देखने का। पहले उसने तांबे से लालच दिया, फिर नदी के पास लाचारी दिखाकर इंसानियत को परखा, फिर चांदी बताकर लालच को और बढ़ाया, और फिर उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया। ये देखने के लिए कि वो लड़का क्या फैसला लेता है। हाँ, शायद उस तीसरे ठेले में कोई संपत्ति थी ही नहीं, हो सकता है उसमें सिर्फ एक सबक हो। बिल्कुल। ये कहानी हमें उस लड़के के मन के भीतर ले गई, लेकिन फकीर की सच्चाई एक राज ही रह गई। और शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे आसपास ऐसे कई मौके आते हैं, कई ऐसे फकीर आते हैं जो अलग अलग रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। और जब भी ऐसा कोई मौका आता है जहाँ कोई हमें देख नहीं रहा होता और हम कुछ गलत करके आसानी से बच सकते हैं, तो उस वक्त सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे खुद के कंधों पर कौन सा ठेला लदा है, लालच का या इंसानियत का। बहुत ही गहरा सवाल है ये। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इस मनोवैज्ञानिक सफर पर हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।